चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें ना। हाँ, काफ़ी लेट शुरू हुआ है, लेकिन अब रेगुलर रहेगा ये चीज़ें। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोग कंटिन्यू करें जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। इस चैप्टर में अकाउंट की बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, बेसिक चीज़ें समझी थी। आज अकाउंट का दूसरा कॉन्सेप्ट समझे, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। हमने आगे एक बात समझी थी कि अकाउंटिंग वो एक लैंग्वेज है, वो बिजनेस की लैंग्वेज है। और कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी हो ना, तो उसके लिए उसके कुछ ज़रूरी वर्ड्स सीखने होते हैं। अकाउंट में भी कुछ ज़रूरी वर्ड्स आते हैं कि जिनके ऊपर ये अकाउंट बेस्ड है। अकाउंट की वो टर्मिनोलॉजीज कहलाते हैं, कुछ ज़रूरी टर्म्स। जनरल इंग्लिश में इन टर्म्स का मीनिंग कुछ अलग होता है, लेकिन अकाउंट में इन टर्म्स का मीनिंग थोड़ा सा अलग आएगा। तो इन टर्म्स के मीनिंग क्या है वो समझें, कि जिसकी वजह से आपका अभी अगर अकाउंट शुरू होगा ना, तो आगे पूरा साल ये आप लोग पढ़ोगे, 11th का पूरा साल, 12th में जो पूरा अकाउंट पढ़ोगे उसमें यही टर्म्स यूज होंगे। तो इसलिए कुछ बेसिक टर्म्स समझे, आज कुछ बेसिक टर्म्स समझे। दूसरे वीडियोस में भी जो है वो कुछ इनके टर्म्स हम लोग देखेंगे। तो अगर बेसिक टर्म हम लोग देखें ना, तो सबसे पहला एक टर्म आता है, वो आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, तो अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स मीन्स क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में, मैं सभी टर्म्स एकदम सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ, कि जिससे जो है वो आपका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी एग्जाम में अगर समझो तो ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, एग्जाम वाइज अगर बात करें तो। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट इतने ज़रूरी है कि पूरा अकाउंट इन कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर करना कि उसे कहते क्या है, भले रट्टा मत मारना, याद मत करना, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन्स मीन्स क्या? अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कोई भी तरह की लेन देन, कोई भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज, तो उसे बिजनेस में ट्रांजेक्शन कहते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। बरोबर, बिजनेस में जो भी कामकाज करते हैं कुछ ना कुछ लेन देन होती है, कि अगर हमने कुछ परचेज भी किया है ना, तो उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। कुछ अगर हमने सेल किया है तो उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। बिजनेस में कभी भी कोई भी चीज़ वन साइड नहीं होती, हमेशा टू साइड होती है, कि हमेशा लेन देन होती ही है। कि अगर कुछ बेच रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ मिलेगा, या कुछ अगर ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। यहाँ तक कि बिजनेस में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर्स को भी हम सैलरी तब देते हैं जब वर्कर से कुछ काम लेते हैं, उनसे सर्विस लेते हैं, काम लेते हैं, तो उसके बदले में सर्विस सैलरी देते हैं ना हम लोग। बरोबर ना? तो ट्रांजेक्शन मतलब वो कहलाता है कि कोई भी तरह की लेन देन। भाई बिजनेस में कोई भी गुड्स या सर्विस हमने लिया, उसके बदले में कुछ भी गुड्स या सर्विस देनी पड़ती हो, तो उसे हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। बरोबर ना? पूरा बिजनेस टिका हुआ ही होता है इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। और ये ट्रांजेक्शन्स दो तरह के होते हैं, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन और दूसरा कैश ट्रांजेक्शन। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन्स किसे कहते हैं हम लोग? कैश ट्रांजेक्शन्स वो कहलाते हैं कि जब ये ट्रांजेक्शन, ये लेन देन, ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन, ऐसा माइंड में रखना, एक कॉन्सेप्ट खाली ये क्लियर रखना। तो कैश ट्रांजेक्शन्स वो कहलाते हैं कि जिसमें लेन देन कैश में होती हो। जिसमें कैश में लेन देन होती हो तो वो कैश ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। मतलब कि कहीं से कुछ परचेज किया तो उसके बदले में कैश दिया, किसी को सेल किया तो उसके बदले में हमने कैश लिया, किसी से सर्विस ली, भाई किसी से काम करवाया तो उसके बदले में कैश दिया। जो भी लेन देन में कैश इंक्लूड होता हो तो वो कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब कहलाता है जो ट्रांजेक्शन में कैश इंक्लूड नहीं होता हो, उधार पे चलता हो जो ट्रांजेक्शन। बरोबर ना? भाई कैश अभी नहीं देना है, फ्यूचर में कैश देना है, बाद में कैश देना है, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाता है। बरोबर ना? भाई उधार पे हमने अगर कुछ सामान खरीदा या बेचा हो, मैंने सामने वाले से परचेज किया, लेकिन अभी कैश दिया नहीं है, उसको बाकी रखा, ऐसा नहीं दूंगा ही नहीं, वन साइड थोड़ी होता है, देना तो है ही ना हमें। भाई अभी नहीं दिया, बाद में देंगे हम लोग, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाता है। बरोबर ना? किसी से हमने सामान खरीदा और पैसे अभी नहीं दिए हैं, बाद में देंगे। या किसी को हमने सामान बेचा तो उसके बदले में भी पैसे जो है वो अभी नहीं मिले, वो सामने वाला बाद में पैसे देगा हमें, तो ऐसा ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाता है। ध्यान है ना? ये बेसिक चीज़ है, तो हमें भी बिजनेस में ध्यान है कि भाई ये कैश और क्रेडिट होता है। या तो भाई रोकड़े पे, कहते हैं ना कैश मतलब रोकड़े पे, पैसों में जो है वो लेन देन करना, वो कैश ट्रांजेक्शन। और उधार पे लेन देन करना, बाकी रखना,
किसी से काम करवाया भी लेकिन सैलरी नहीं दी, उसको बोला कि भाई अगले महीने सैलरी देंगे, देंगे जरूर, खाली एक साइड काम नहीं करवाए, दोनों साइड लेन देन होती है, देंगे जरूर लेकिन बाद में देंगे, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाता है, बरोबर ना। तो ये ट्रांजेक्शन्स और उसके दो टाइप आते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इवेंट, सबकी डेफिनेशन सबके कॉन्सेप्ट ही ध्यान रखना है इसलिए बोल रहा हूँ। फिर इवेंट, तो इवेंट किसे कहते हैं, कहते हैं कि जब ट्रांजेक्शन्स के बाद आखिरी में कुछ रिजल्ट बनता हो ना, तो वो पूरा रिजल्ट वाला ट्रांजेक्शन उसे हम लोग इवेंट कहते हैं, बिजनेस इवेंट। जिस ट्रांजेक्शन के बाद मतलब जो लेन देन के बाद आखिरी में कुछ रिजल्ट मिलता हो, रिजल्ट क्या, तो रिजल्ट में या तो फायदा होता हो या तो नुकसान होता हो। तो जिस ट्रांजेक्शन के बाद आखिरी में कोई रिजल्ट मिलता हो मतलब फायदा या नुकसान होता हो, तो वो पूरा ट्रांजेक्शन हम लोग कहते हैं बिजनेस इवेंट। भाई जैसे मैंने किसी को सेल किया, किसी को सेल किया हमने कि भाई मैंने जो है वो 10,000 का सामान सेल किया, उसके बदले में उसने जो है वो पैसे दिए, मेरा सामान 8,000 का ही था, मैंने 10,000 में सेल किया उसको, सामने से मुझे 10,000 मिले, तो मतलब 2,000 का फायदा हुआ ना। तो ये जो पूरी लेन देन हुई ना, उसे कहते हैं बिजनेस इवेंट। जिस इवेंट में जनरली जिस चीज में आखिरी में कुछ फायदा नुकसान होता हो, तो वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन वो बिजनेस इवेंट कहलाता है, बरोबर। फिर इवेंट के बाद आता है कैपिटल, कैपिटल एंड ड्राइंग। ये दोनों चीजें बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स मानी जाती है, सबसे जरूरी चीजें ये दोनों, कैपिटल और ड्राइंग। क्यों जरूरी मानी जाती है कैपिटल एंड ड्राइंग, तो कैपिटल मतलब क्या, तो कैपिटल मतलब कहलाता है जो भी, जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो मालिक जो भी चीजें अपने घर से बिजनेस में लेके आता हो, तो वो चीजें बिजनेस की कैपिटल कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में कैपिटल हम लोग उसे कहते हैं कि भाई बिजनेस शुरू करते वक्त जो स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं ना, बिजनेस हमने शुरू किया तो स्टार्टिंग में जो पैसे लगाने पड़े हमें, वो बिजनेस का कैपिटल कहलाता है, बरोबर ना। स्टार्टिंग में जो पैसे लगाने होते हैं वो बिजनेस का कैपिटल, बरोबर। तो इसका मतलब ये पैसे लगाता कौन है, मालिक लगाता है ना। कहाँ से लेकर आता है, तो घर से लेकर आता है ना। इसीलिए कैपिटल का मीनिंग हम लोग कहते हैं कि भाई मालिक जब भी कोई भी चीज घर से बिजनेस में लेके आता हो तो वो कैपिटल कहलाता है। कुछ भी लेके आए, जैसे घर में पैसे पड़े थे उसने बिजनेस में लगा दिया, इवन घर में फर्नीचर पड़ा था वो उसने बिजनेस में लगाया, घर में जो है वो कंप्यूटर था घर पे यूज नहीं हो रहा है तो उसने बिजनेस में यूज किया। घर से कोई भी चीजें बिजनेस में अगर आती हो तो उसे हम लोग बिजनेस का कैपिटल कहते हैं, बरोबर। आ रही बात समझ में। और ड्राइंग किसे कहते हैं, तो ड्राइंग बिजनेस का कैपिटल का उल्टा होता है, कैपिटल का उल्टा वो ड्राइंग कहलाता है। मतलब बिजनेस में से कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जाते हो ना, तो वो ड्राइंग्स कहलाती है, बरोबर ना। बिजनेस की ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग से जनरल इंग्लिश में ड्राइंग्स मतलब तो वो पेंटिंग कहते हैं, लेकिन अकाउंट में ड्राइंग्स का मतलब पूरा अलग हो जाता है। ड्राइंग्स मतलब कहते हैं कि भाई बिजनेस में जो ऑनर होता है, वो ऑनर कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए अपने घर पे लेके जाता हो तो वो ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे अगर मेरी जो है वो कोई किराने की दुकान हुई, ग्रोसरी शॉप हुई अगर मेरी, तो मुझे घर में अगर कोई भी किराने की चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूसरी दुकान पे जाऊंगा क्या, नहीं ना। अपनी ही शॉप से जो है वो अपने घर पे लेके जाऊंगा ना यूज के लिए, बरोबर ना। जो भी अनाज चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, जो कुछ भी चीज़ है हमें चाहिए हो, तो वो अपनी शॉप से ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाऊंगा कि नहीं, बरोबर ना। तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग्स, ठीक है। क्लियर रखना है माइंड में कि भाई बिजनेस में कोई भी चीज़ बिजनेस से घर पे लेके जाते हो तो उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। कैपिटल और ड्राइंग अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन ज़रूरी है। मालिक की जुड़ी हुई ये दोनों चीज़ें हैं, ऑनर से जुड़ी हुई दोनों चीज़ें हैं ये कैपिटल और ड्राइंग। अगर ऑनर अपने घर से बिजनेस में कुछ भी लेके आता है, घर से बिजनेस में कुछ लेके आता हो, तो वो कैपिटल कहलाता है। और इसी का ही उल्टा कि अगर अपने बिजनेस से अपने घर पे कुछ लेके जाता हो, बिजनेस से घर पे पर्सनल यूज के लिए लेके जाता हो, तो वो ड्राइंग कहलाता है, बरोबर ना। अपनी पर्सनल चीजें बिजनेस में लेके आए तो वो कैपिटल, बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ चीजें लेके जाए तो वो ड्राइंग्स, ठीक है। दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, कैपिटल एंड ड्राइंग। फिर इनके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जैसे हम लोग कहते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी मतलब क्या, तो लायबिलिटी मतलब कहलाती है बिजनेस की जवाबदारी, बिजनेस की जवाबदारी, लायबिलिटी मतलब जवाबदारी कहते हैं।
बिजनेस में कोई भी चीज अगर हमें कुछ चुकाना बाकी है, किसी को देना बाकी है, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी कहलाती है। बराबर है? जो कुछ भी बाकी चीजें होती है ना, वो सब चीजें बिजनेस की लायबिलिटी होती है। किसी से सामान खरीदा लेकिन अब पैसे देना बाकी है, जैसे होता है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने किया था, सामान खरीदा लेकिन अब पैसे देना बाकी है, तो वो लायबिलिटी, जवाबदारी रहती है ना यार पैसे देने हैं। किसी से लोन लिया है तो वो लोन के पैसे चुकाना बाकी है। बराबर ना? बैंक से 5 लाख की लोन ली थी, अब वो लोन अपने पास थोड़ी रखेंगे, 5 लाख यूज करके वापस लौटाने भी तो है ना। बराबर ना? वो लोन वापस भी तो देनी पड़ेगी ना हमें, तो वो क्या कहते हैं, जवाबदारी होती है ना। किसी से काम करवाया लेकिन पगार नहीं दी, उसको बोला कि अगले महीने पगार देंगे, तो ये लायबिलिटी हुई ना, ये जवाबदारी हुई ना हमारी। बराबर ना? कि ये जवाबदारी हुई कि हाँ भाई ये जो है वो हमें पगार देनी ही है। तो जो कुछ भी चुकाना बाकी हो, जो कुछ भी देना बाकी हो बिजनेस में, तो वो कहलाती है लायबिलिटी हमारी। बराबर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ना, लायबिलिटी ये भी सबसे जरूरी, बिजनेस की सबसे जरूरी चीज है ये लायबिलिटी। ये लायबिलिटी, उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, जैसे एक आता है इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या, इंटरनल लायबिलिटी किसे कहते हैं? कहते हैं जो लायबिलिटी बिजनेस के अंदर के लोगों के लिए हो। बिजनेस के अंदर जो भी काम करने वाले लोग होते हैं ना, बिजनेस के अंदर कौन कौन होते हैं? बिजनेस के अंदर एक ऑनर होता है, उसके साथ कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं। ये बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं ना, बराबर ना, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं अंदर जो काम कर रहे हैं। तो उनको अगर कुछ पैसे देना बाकी हो ना, उनके लिए अगर कोई जवाबदारी हो ना हमारी, तो वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। बराबर? बिजनेस के अंदर के लोगों के लिए, जैसे कोई वर्कर को सैलरी देना बाकी है, कोई वर्कर को प्रॉफिट में से हिस्सा देना बाकी है, भाई उसको मैंने प्रॉमिस किया था तुम अगर अच्छा काम करोगे ना तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। बराबर? तो अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो वो पैसे देना बाकी होंगे हमारे। समझ आ रही है बात? तो बिजनेस के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उन्हें अगर कुछ देना बाकी हो, तो वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी किसे कहते हैं? तो बिजनेस के बाहर के जो लोग होते हैं, जो बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे लेकिन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कस्टमर। सबसे मेन कस्टमर एक्सटर्नल में आता है ना। कस्टमर बिजनेस के अंदर काम करता है क्या? नहीं ना, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। कस्टमर के बिना बिजनेस चलेगा कैसे? बरोबर? तो ये एक्सटर्नल पर्सन कहलाया। कस्टमर है, बैंक है, बैंक के साथ लेन देन होती ही रहती है, लेकिन बैंक क्या बिजनेस के अंदर काम करता है? नहीं, वो बाहर का पर्सन है। ठीक है? यहाँ गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी जो है वो पॉलिसीज बनाती है, हमें टैक्स देना पड़ता है उसे। तो वो बिजनेस के अंदर नहीं है, ये बिजनेस के बाहर के हैं, तो वो एक्सटर्नल कहलाते हैं। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर जो लोग काम करते हो, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के। ठीक है? ये टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट ही हैं, माइंड में रखना। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग कहलाए। तो बिजनेस के बाहर के लोगों के लिए अगर हमारी कोई जवाबदारी हो, उन्हें कुछ पैसे देना बाकी हो, तो वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना? एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे बैंक से हमने लोन ली है, उनको लोन देना बाकी है, पैसे देना बाकी है हमें, तो बैंक तो बाहर का पर्सन कहलाए ना, वो बिजनेस के अंदर थोड़ी काम कर रहे हैं। ठीक है? तो वो बाहर के पर्सन कहलाए, तो इसलिए उनकी लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे अगर गवर्नमेंट को टैक्स देना बाकी है, सरकार टैक्स मांगती है हमसे, तो वो अगर टैक्स देना बाकी है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। लाइट बिल देना बाकी है, रेंट देना बाकी है, ये सब बाहर की चीजें होती है ना, तो वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाती है। फिर उसके बाद आता है, वो आता है करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। इंटरनल एक्सटर्नल के बाद करंट नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी के ही टाइप्स। तो करंट और नॉन करंट किसे कहते हैं, ये ध्यान देना, ये हर चीज में आएगा, हर चीज में करंट नॉन करंट आता ही है। अकाउंट में इनका मतलब क्या? तो अकाउंट में करंट मतलब कहलाता है शॉर्ट टर्म। ठीक है ना? ये अकाउंट का वर्ड है, ये ध्यान देना। अकाउंट में कोई भी चीज में करंट लिखा हुआ हो, इसका मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है। जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम की हो ना, तो उसे हम लोग करंट कहते हैं। और नॉन करंट मतलब कहलाता है, पहले सिर्फ करंट और नॉन करंट की बात कर रहे हैं, नॉन करंट मतलब कहलाता है लॉन्ग टर्म। जिसकी ड्यूरेशन 1 या 2 साल से ज्यादा हो ना, तो उसे हम लोग नॉन करंट कहते हैं। तो करंट लायबिलिटी मतलब यही कहलाती है कि जो लायबिलिटी, जो जवाबदारी शॉर्ट टर्म की हो, शॉर्ट टर्म की, विद इन 1 ईयर। भाई किसी को सैलरी देना बाकी है, तो उसको 3-4 साल रोक के थोड़ी रखेंगे,
कितना, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद तो दे देनी है ना सैलरी। मतलब वो जवाबदारी है, लेकिन कैसी है, शॉर्ट टर्म की जवाबदारी है, 1-2 महीना, फिर तो पैसे देने ही हैं, तो उसे हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं। किसी से उधार सामान लिया है तो उसको पैसे कब देंगे, 3-4-5 साल बाद थोड़ी देने वाले हैं, 3-4 महीनों में ही देना पड़ेगा ना, शॉर्ट टर्म में ही उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना, बराबर ना। तो जो लायबिलिटी शॉर्ट टर्म की हो, जो जवाबदारी शॉर्ट टर्म की, कि भाई विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही उसे पैसे वापस चुकाने हैं, तो उसे हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और दूसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट मतलब क्या, तो नॉन करंट मतलब कहलाता है लॉन्ग टर्म, जो लायबिलिटी, जो जवाबदारी लॉन्ग टर्म की हो, मतलब किसी से उधार लिया है, वो ऑन द स्पॉट नहीं देना है, 1 साल के अंदर नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद हम लोग उसे पैसे देने वाले हैं, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती। जैसे कि बैंक से लोन लेना, तो बैंक से अगर हमने लोन लिया है, तो वो लोन, सपोज मैंने 10 लाख का लोन लिया बैंक से, तो क्या 1 साल में ही वापस दे दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, उसे शायद 10 साल भी खींचना पड़े, बराबर ना। यहाँ 10 साल नहीं तो भी कम से कम 4 साल 5 साल बाद धीरे धीरे करके उसे पैसे देंगे ना। तो मतलब वो जवाबदारी लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। भाई 1 साल के अंदर ही पैसे नहीं देने हैं, थोड़ा लॉन्ग वो चलेगा, तो इसलिए ऐसी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। समझ गया ना। तो लायबिलिटी में करंट एंड नॉन करंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अब जैसे लायबिलिटी के बारे में समझा ना कि लायबिलिटी मतलब जवाबदारी, जो देना है, वैसे ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है एसेट्स। बिजनेस के एसेट्स। तो एसेट्स किसे कहते हैं, पता है, बिजनेस में ये भी सबसे जरूरी चीज है। कहते हैं कि भाई बिजनेस में बैलेंस वो ये लायबिलिटी और एसेट से ही बनता है। आप लोग आगे के चैप्टर्स में ये क्लियर करोगे कि बिजनेस में बैलेंस हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी के थ्रू ही बनता है हमारा। तो एसेट्स किसे कहते हैं, एसेट्स दो चीज़ों को कहा जाता है, दो चीज़ों को एसेट्स कहा जाता है। सबसे पहली चीज़, बिजनेस में जो भी चीज़ें हो, जो भी सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, भले वो पैसे यूज़ करते हो, रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, फर्नीचर यूज़ करते हो, मशीन यूज़ करते हो, बिल्डिंग यूज़ करते हो, ज़मीन यूज़ करते हो, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सामान यूज़ कर रहे हैं, वो सब बिजनेस का एसेट कहलाता है, बरोबर ना। सिंपल कहो तो एसेट मतलब माल सामान, जो भी माल सामान होता है वो सब जो है वो एसेट्स कहलाए, बरोबर। कोई भी चीज़ कि जिसका हम लोग बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, वो कंप्यूटर, फर्नीचर, लाइट, पंखे, जो कुछ भी चीज़ें यूज़ होती हो, तो वो सब चीज़ें बिजनेस का एसेट्स कहलाए। तो एसेट्स में एक आता है सब माल सामान, सब चीज़ें जिसका हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, वो एसेट्स। और एसेट्स में दूसरी चीज आती है कि जो कुछ भी बिजनेस में किसी से लेना अगर बाकी हो ना, तो वो भी बिजनेस का एसेट कहलाता है, बरोबर ना, वो भी एसेट कहलाता है। लायबिलिटी मतलब क्या, लायबिलिटी मतलब जिसको देना अगर बाकी हो तो। लेकिन एसेट्स, एसेट्स उन्हें भी कहते हैं कि जो बिजनेस में हमें किसी से लेना हो तो, बरोबर। तो एसेट्स में दो चीजें आती है, लायबिलिटी में एक ही थिंग आती है, एक ही चीज, जो कुछ भी देना बाकी है तो वो कहलाया लायबिलिटी। और एसेट्स में दो चीजें, जो माल सामान होता है उसे भी एसेट्स कहते हैं, और अगर किसी से हमें कुछ लेना है तो वो भी बिजनेस का एसेट कहलाता है, बरोबर। लेकिन मेन थिंग इनमें आती है कि जो भी माल सामान, जो भी सामान पड़ा हुआ है, वो सब एसेट्स, बरोबर ना। एसेट्स को हिंदी गुजराती में हम लोग संपत्ति कहते हैं, संपत्ति, माल सामान सब, तो वो हमारी एसेट कहलाई, ठीक है। इन एसेट्स में भी टाइप आते हैं, करंट और नॉन करंट एसेट्स। करंट, नॉन करंट, जो अभी बताया ना, करंट मतलब शॉर्ट टर्म के एसेट्स, जो एसेट शॉर्ट टर्म हो, जिसको शॉर्ट टर्म ही यूज कर पाते हो, जो माल सामान शॉर्ट टर्म में यूज करना है, या तो उसके बाद वो खराब हो जाएगा, या तो शॉर्ट टर्म के बाद हम लोग उसे बेच देते हैं, लॉन्ग टर्म तक जमा करके नहीं रखते उसे, तो वो कहलाता है करंट एसेट, बरोबर ना। वो करंट एसेट, जैसे कि भाई बिजनेस का स्टॉक, बिजनेस का सामान, मेरा अगर जो है वो जूतों की दुकान है, तो मेरे जो है वो जूते, वो मेरा स्टॉक कहलाया, और स्टॉक होता है करंट एसेट्स, बरोबर ना। उसे जो है वो सालों तक संभाल के थोड़ी रखेंगे, मेरा सामान है, वो स्टॉक है, वो तो मैं बेच ही दूंगा ना, शॉर्ट टर्म में बेच ही दूंगा ना उसे, कि भाई जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करूं। तो जो एसेट्स शॉर्ट टर्म ही यूज करते हो, तो उसे हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। और दूसरा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स मतलब जो एसेट्स लॉन्ग टर्म यूज होता हो, लॉन्ग टर्म यूज होता हो, भाई उसे जल्दी से बेचना नहीं है, या तो वो जल्दी से खराब नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा,
तो वो नॉन करंट एसेट्स कहलाता है। जैसे कि बिजनेस की मशीनरी, भाई मेरी शूज़ बनाने की कंपनी है और मैं शूज़ खुद बनाता हूँ अपनी मशीन में, तो जो मैंने मशीन खरीदी है वो मशीन क्या एक आध साल ही चलेगी? करंट मतलब तो शॉर्ट टर्म कहते हैं ना। तो जो मैंने मशीन खरीदी है वो मशीन एक साल चलेगी? नहीं, वो मशीन तो सालों चलेगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल भी शायद चल जाए, बरोबर ना। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग जो मैंने ली है वो बिल्डिंग क्या एक ही साल चलेगी? नहीं ना, वो बिल्डिंग भी तो लॉन्ग टाइम तक चलती है ना। तो जो भी लॉन्ग टर्म सामान हो ना, जिसे लॉन्ग टर्म तक यूज करना है, तो वो सब नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। समझ आ रही है ना बात? एसेट्स मतलब माल सामान जिसका हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। करंट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो एसेट्स हो वो करंट एसेट्स कहलाती है। और नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म जिसका यूज करना हो तो वो नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। वैसे ही आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कहलाती है कि जिन एसेट्स को हम लोग देख पाते हो, टच कर पाते हो, फील कर पाते हो, तो ऐसी एसेट्स से टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। बिजनेस में ऐसी चीजें जिसे देख पाते हो, टच कर पाते हो, फील कर पाते हो, जिसे बेचने से पैसे भी मिलते हो, तो वो कहलाती है टेंजिबल एसेट्स, बराबर ना। वो टेंजिबल, जैसे कि भाई मशीन, फर्नीचर, तो बिजनेस में ये चीजें हम लोग देख पाते हैं ना, बरोबर ना। भाई मशीन को देख पाते हैं, फर्नीचर को देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उसे कभी बेचो तो पैसे भी मिलेंगे आपको, तो वो सब टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। टेंजिबल मतलब विजिबल, जिसको देख पाते हो, टच कर पाते हो, बरोबर। और इनटेंजिबल मतलब कहलाता है इनविजिबल। इनविजिबल ऐसी एसेट्स, ऐसी चीजें जिसे देख नहीं पाते, टच नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद उनमें से पैसे मिलते हैं, या उसे बेचो तो उसमें से पैसे मिलते हैं हमें, तो ऐसी चीजें कहलाती हैं इनटेंजिबल एसेट्स, बरोबर। इनटेंजिबल एसेट्स में आता है जैसे बिजनेस की गुडविल, बिजनेस के कॉपीराइट, बिजनेस के पैटर्न्स, बिजनेस में कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बरोबर ना। इन सब चीज़ों के बारे में आगे टर्म्स आएंगे। जैसे बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बताऊं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से हम लोग पैसे कमा रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर बरोबर चलता है, कंप्यूटर बरोबर काम करता है, तो हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं? नहीं ना। तो इसलिए वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? इनटेंजिबल एसेट्स। वो सामान है, यूज़ करते हैं, उनमें से पैसे बनाते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, तो वो इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे बिजनेस की पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट और कॉपीराइट मतलब कहते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें सिर्फ हम बनाते हैं, ऐसा मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके रखा है। जैसे अगर मेरी शूज़ बनाने की कंपनी है, कि सपोज मैं पूमा के शूज़ बनाता हूँ, कंपनी का नाम सबने सुना होगा ना, तो पूमा कंपनी है, और ये कंपनी के कॉपीराइट मैंने लेके रखे हैं, या तो पेटेंट लेके रखा है कि भाई ये कंपनी के शूज़ सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं बना सकता। ये मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके रखा है, तो उसे पेटेंट या कॉपीराइट कहते हैं। अगर किसी और को मेरे ही शूज़ बनाने हैं, पूमा कंपनी के ही शूज़ बनाने हैं, तो उसे मुझसे परमिशन लेनी होगी और मुझे कुछ पैसे देने होंगे, तो मैं उसे परमिशन दूंगा, बरोबर ना। बाकी कोई भी मेरी कंपनी का शूज़ नहीं बना सकता, मेरी कंपनी का नाम यूज़ नहीं कर सकता, मेरे मटेरियल यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके रखा है, तो उसे पेटेंट कहते हैं, उसे कॉपीराइट कहते हैं। उनके भी पैसे मिलते हैं, मिलते हैं ना। कभी किसी को मेरे जैसा ही शूज़ बनाना हो तो उसे पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो अपनी चीज़ें बना सकता है। तो मतलब इन चीज़ों के, पेटेंट के, कॉपीराइट के पैसे मिलते हैं, बरोबर। ये चीज़ एसेट है, लेकिन ये चीज़ दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, तो इसलिए वो इनटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। इन चीज़ों के बारे में आगे एकदम क्लियर समझोगे, आगे आएंगे उनके कॉन्सेप्ट। टेंजिबल इंटेंजिबल में इतना ही याद रखो ना, टेंजिबल मतलब जिन चीज़ों को देख सकते हो, फील कर पाते हो, टच कर पाते हो, वो टेंजिबल। और इनटेंजिबल मतलब जिसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल, बरोबर ना। फिर इनके बाद आता है लिक्विड एसेट्स। एसेट्स की एक टाइप लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स किसे कहते हैं? तो लिक्विड एसेट कहलाता है कि जिस एसेट्स को इजीली और एनी टाइम हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी चीजें जिसे हम लोग कभी भी बेच सकते हो और कभी भी इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो लिक्विड एसेट्स कहलाती है। जैसे बिजनेस का स्टॉक होता है, बिजनेस का सामान होता है,
तो उस सामान को हम लोग इजीली कभी भी बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, भले थोड़ा कम में बेचकर भी कैश में कन्वर्ट हो जाता है ना उसका, तो इसलिए वो लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं, बरोबर ना। और जिन चीज़ों को जो है वो हम लोग इजीली बेच नहीं पाते हो, इजीली कैश में नहीं कन्वर्ट कर पाते हो, जैसे मेरी अगर बिल्डिंग है, करोड़ों की बिल्डिंग है अगर, तो वो करोड़ों की बिल्डिंग ऑन द स्पॉट बिक जाएगी, कभी भी बेचनी हो बिक जाएगी नहीं, उसके लिए लंबी प्रोसीजर होती है भाई, उसे इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो ऐसा वो नॉन लिक्विड कहलाता है, लिक्विड नहीं, बरोबर। यहाँ लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड मतलब सिर्फ कहलाता है कि जिस एसेट्स को इजीली, जिस माल सामान को इजीली कैश में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो वो लिक्विड एसेट। फिर रियल एसेट, रियल एसेट उसके अंदर सभी एसेट्स आ जाती है, सब एसेट्स। रियल एसेट्स मतलब कहलाता है कि ऐसी एसेट्स जो रियली जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसे देख पाते हो, टच कर पाते हो, फील कर पाते हो, जैसे ये इंटेंजिबल के हिसाब से समझा था, जिसे बेचने पर वैल्यू मिलती हो, जिसे बेचने पर पैसे मिल पाते हो, बराबर ना, जिसका यूज कर पाते हो हम लोग, तो वो सब रियल एसेट्स कहलाती है, बराबर ना। जो है, जो एग्जिस्ट करती हैं, जिसे बेचने पर पैसे मिल पाते हो, जिसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती हो, जैसे मशीन है ना, मशीन की वैल्यू जो है वो कभी बेचो तो कभी ज़्यादा भी मिलेंगे, कभी पुरानी मशीन हो तो थोड़े कम भी मिलेंगे, बराबर। तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती हो, बेचने पर, कभी भी बेचने पर थोड़े बहुत पैसे उसके मिल जाते हो, तो वो सब कहलाती है रियल एसेट्स। रियल एसेट्स मतलब जिसमें सब एसेट्स आ गई हमारी, बराबर। इसके बाद आती है फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स में एक सिंपल अगर कॉन्सेप्ट इसका समझो तो ऐसे कहलाती है कि जिस एसेट्स की कोई रियल वैल्यू ना हो, जैसे इंटेंजिबल की तरह दिखाई ना देती हो, रियल वैल्यू ना हो, या तो फिर जिसे बेचने पर, फ्यूचर में जिसे बेचने पर कुछ पैसे मिलते ना हो, जिसकी वैल्यू कम होते 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 आखिरकार ज़ीरो हो जाती हो और आखिर में उसके पैसे नहीं मिलते, भंगार जैसी चीज़ें जो हो जाती हो, तो वो फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है। जैसे अगर कोई फर्नीचर है, फर्नीचर हम लोगों ने 10 सालों तक खुद यूज़ किया, तब तक चल रहा था, लेकिन अब वो फर्नीचर इतना पुराना हो गया है कि किसी को भी बेचो अब उसके कोई पैसे नहीं मिलने वाले, सही बात है ना, उसके कोई पैसे मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले, अब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, उसकी रियलाइज्ड वैल्यू, मिलने वाली वैल्यू ज़ीरो हो गई, अब यहाँ तो वो भंगार में जाएगा, बरोबर ना, इसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी एसेट्स जिसकी आखिरी की वैल्यू ज़ीरो बन जाती हो, तो उन एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स में कितनी बार प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माने जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आगे आएंगे आपको। कोई एडवांस में खर्चा अगर हमने दिया हुआ हो ना, तो वो भी एक तरह का फिक्टिशियस एसेट्स आएगा, लेकिन उसके बारे में आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा, पूरा डिटेल में आएगा, वो समझाएंगे। अभी सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स में इतना ध्यान रखो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आप लोग, कि जिस एसेट्स की कोई रियलाइज्ड वैल्यू ना हो, मतलब कोई वैल्यू ना मिलती हो, जिसकी वैल्यू आखिरी में आते 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 ज़ीरो हो जाती हो, तो ऐसी एसेट्स वो फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है। समझ आ रही है ना बात? समझो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल है ना, उसका दूसरा नाम ये रियल और फिक्टिशियस कहते हैं। रियल मतलब टेंजिबल, जिसे देख पाते हो, टच कर पाते हो, जिसकी कोई वैल्यू मिलती हो, और फिक्टिशियस मतलब वही जो इनटेंजिबल है, जिसे देख नहीं पाते, जो रियल में शायद नहीं है, या तो समझो कि उसकी आखिरी में वैल्यू ज़ीरो मिल जाती हो, तो वो फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं। समझ आ रही बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो देखो आज जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, ट्रांजेक्शंस, इवेंट, कैपिटल ड्राइंग, लायबिलिटी और एसेट्स, ये एसेट्स के सब टाइप्स थे ना, ये बेसिक ज़रूरी कॉन्सेप्ट थे, वो हमने समझे। अब इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट हैं, आगे के जो कुछ चीज़ें आएगी, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।